हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल RKITI में। तो दोस्तों, यूपी PCL का जो TG2 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन चल रहा है, तो यह सीरीज़ 13वां होगा। इससे पहले 12 सीरीज हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट को चेक करिए, ज़रूर मिल जाएगा आपको। तो आज का जो वीडियो है उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आप लोग ज़रूर पूरा वीडियो को देखिए और अपने फ्रेंड सर्कल में फॉरवर्ड करिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहला इसमें देखते हैं। किस प्रकार का डायोड एक विशेष धारा में वोल्टता को नियंत्रित करता है? पहला सीमॉस डायोड, दूसरा लाइटिंग एमिटिंग डायोड, तीसरा जीनर डायोड, चौथा शॉटकी डायोड। तो बात करें, आपका राइट आंसर हो जाएगा जीनर डायोड। ठीक है, क्या हो जाएगा? जीनर डायोड। जीनर डायोड जो होता है एक विशेष धारा में वोल्टता को नियंत्रित करता है। ठीक है, जो जीनर डायोड होता है वह रिवर्स बायसिंग होता है। ठीक है, रिवर्स दिशा में प्रचालित होने के लिए डिजाइन किया जाता है और जीनर डायोड पर अधिक डोपिंग वाली एक अर्धचालक युक्ति होती है। ठीक है, जीनर डायोड पर। और जीनर डायोड एक निश्चित धारा पर वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार होता है जीनर डायोड। तो ये सब आप जीनर डायोड से रिलेटेड याद रखेंगे। यह रिवर्स जो होता है, रिवर्स दिशा में प्रचालित होने के लिए डिजाइन किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा है, किसी 3 फेज प्रेरण मोटर में प्रति कला कुंडलियों की संख्या होती है? यानी कोई 3 फेज इंडक्शन मोटर है, प्रति कला कुंडलियों की संख्या क्या होती है? पहला फेजों की संख्या बटे ध्रुवों की संख्या, दूसरा नंबर ऑफ कॉइल्स यानी कुंडलियों की कुल संख्या बटे फेजों की संख्या, तीसरा है फेजों की संख्या बटे कुंडलियों की संख्या, चौथा कुंडलियों की संख्या बटे ध्रुवों की संख्या। तो दोस्तों याद रखेंगे आप, जो 3 फेज प्रेरण मोटर में प्रति कला कुंडलियों की जो संख्या होती है वह होती है Z/P, Z/P। ठीक है, यानी टोटल नंबर ऑफ कॉइल बटा के नंबर ऑफ फेजेज, कुंडलियों की कुल संख्या बटे फेजों की संख्या। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारा, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल की दिशा ज्ञात करने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? यानी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल की दिशा ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला आपका लेंज लॉ, दूसरा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, तीसरा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, चौथा है फैराडे सेकेंड लॉ। तो क्या हो जाएगा आपका? दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड, जो बाएं हाथ का नियम होता है फ्लेमिंग का, वो चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल की दिशा ज्ञात करने का फार्मूला सूत्र होता है। और फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड जो रूल होता है, इस पे हमारा मोटर वर्क करता है। ठीक है, और दाहिने हाथ के नियम पे जनरेटर वर्क करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। RCCB का फुल फॉर्म पूछा है। RCCB क्या होता है? इसका फुल फॉर्म रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर होता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। रेजिडुअल कंट्रोल सर्किट ब्रेकर गलत है, रेजिडुअल करंट सर्किट करंट ब्रेकर ये भी गलत है, तीसरा हमारा रेसिडुअल करंट कंट्रोल ब्रेकर गलत है, चौथा है रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। बिल्कुल ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर होता है। दोस्तों इसका वर्क क्या होता है RCCB का? तो मेनली इसका कार्य होता है 25 मिली एम्पियर तक, कम से कम 25 मिली एम्पियर तक अगर सर्किट में रिवर्स यानी लीकेज करंट फ्लो कर गई तो यह सर्किट को ब्रेक कर देता है ना। अक्सर हम अपने घरों में इसका प्रयोग करते हैं ताकि हमें प्रोटेक्शन के तौर पे हो, कहीं भी मतलब हमें अगर थोड़ा सा भी करंट लगता है तो यह सर्किट को ब्रेक करा देता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट इस समय घर में चल रहा है, यूज किया जा रहा है, लगभग सभी घर में RCCB का प्रयोग किया जा रहा है। तो इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे, रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर होता है।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संकेंद्रिक कुंडली का दोष है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड इन डीमेरिट ऑफ कंसेंट्रिक वाइंडिंग। कंसेंट्रिक वाइंडिंग का डीमेरिट क्या है, दोष क्या है? पहला, कुंडलित करना आसान होता है जैसा कुंडलियों की ओवरलैपिंग नहीं होती। दूसरा, कुंडलियों को स्लॉट में प्रवेश करने हेतु कुशल मजदूर की आवश्यकता होती है। तीसरा, कुंडलियों में शीतलन के लिए अत्यधिक स्थान होता है। चौथा है, अंत सिरा बनाने में आसानी होती है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कुंडलियों को स्लॉट्स में प्रवेश करने हेतु कुशल मजदूर की आवश्यकता होती है। जो कंसेंट्रिक वाइंडिंग होती है उसमें यही डीमेरिट होता है। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कारीगर का खर्चा अलग से बढ़ जाएगा, तो यह डीमेरिट है हमारा। अगला क्वेश्चन है, जल विद्युत संयंत्र में जलाशय में बाढ़ नियंत्रण और अत्यधिक जल से सुरक्षित रूप से बचाने के लिए कौन उपयोग किया जाता है? पहला, स्पिलवे। दूसरा, सेकेंड रिवाइवल। तीसरा, फोरवे। चौथा, हाइड्रोलिक टरबाइन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। जो स्पिलवे होता है, स्पिलवे यह जल विद्युत संयंत्र में जलाशय में बाढ़ नियंत्रण और अत्यधिक जल से सुरक्षित रूप से बचाने के लिए किया जाता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, स्पिलवे। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में सिलिका जेल का क्या तात्पर्य होता है? सिलिका जेल क्यों यूज किया जाता है ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में? पहला, वाइंडिंग द्वारा हुई नमी को अवशोषित करना। दूसरा, हवा द्वारा हुई नमी को अवशोषित करना। तीसरा, वाइंडिंग के लिए अवरोध प्रदान करना। चौथा, तेल द्वारा हुई नमी का अवशोषित करना। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जो हवा द्वारा हुई नमी होती है उसे अवशोष करना। ब्रीदर बाहर से क्या करता है? हवा अंदर करता है और अंदर से बाहर करता है ठंडे के लिए। तो बाहर से जो हवा आती है उसमें मॉइस्चर होता है, उसी को यह अवशोष करता है, सिलिका जेल। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? छोटा ट्रांसफार्मर, बूस्ट ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर, करंट ट्रांसफार्मर। तो आठवां, तो स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर में आपका कौन ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है? ऑटो ट्रांसफार्मर। ठीक है, ऑटो ट्रांसफार्मर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। स्टेबलाइजर में प्रयोग किया जाता है ऑटो ट्रांसफार्मर। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखते हैं। प्रेरित विद्युत वाहक बल ईएमएफ स्वयं को उत्पन्न करने वाले बल पर विरोधी बल स्थापित करता है। यह किसकी परिभाषा करता है? फैराडे का नियम, फैराडे का द्वितीय नियम, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, लेंज का नियम। तो दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, लेंज का नियम। ठीक है, जो लेंज का नियम होता है वह प्रेरित क्या करता है, जिसके कारण वह प्रोड्यूस होता है उसी का विरोध करता है। ठीक है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल ईएमएफ जो होता है स्वयं को उत्पन्न करने वाले बल पर विरोध बल स्थापित करता है, लगाता है, जो ईबी कहते हैं, बैक ईएमएफ। ठीक है, तो वह लेंज का नियम कहलाता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डीसी जनित्र का कौन सा भाग ध्रुव कोर को सपोर्ट करने और मशीन को आंतरिक भाग की यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? पहला, आर्मेचर कोर। दूसरा, योक। तीसरा हमारा है पोल कोर। चौथा, सॉफ्ट। तो दोस्तों यांत्रिक जो सुरक्षा और आपका ध्रुव कोर को सपोर्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है योक का। ठीक है, जो बाहरी आवरण होता है हमारा मोटर का या जनरेटर का, वह योक होता है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, योक होता है। क्वेश्चन अगला हमारा, निम्न में से किस पदार्थ का ताप गुणांक ऋणात्मक होता है?
तो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होता है वह इंसुलेटर का होता है और सेमीकंडक्टर का होता है। तो देख लेते हैं कार्बन, टीन, पीतल, तांबा। देखिए कॉपर जो होता है यह पॉजिटिव होता है, टीन का भी पॉजिटिव होता है और पीतल पॉजिटिव होता है क्योंकि ये सब कंडक्टर होते हैं। लेकिन आपका बी जो ऑप्शन है कार्बन, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा कार्बन। कार्बन क्योंकि ये नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रखता है, यह इंसुलेटर होता है। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर में आयरन लॉस को किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? अर्थ परीक्षण, लघु परीक्षण, खुला परीक्षण, नियंत्रण परीक्षण। तो ट्रांसफार्मर में जो दोस्तों होता है लॉसेस जो ज्ञात करने के लिए आयरन लॉस होता है वह मेनली ओपन सर्किट टेस्ट के द्वारा किया जाता है, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। खुला परीक्षण के लिए परिपथ परीक्षण में प्रयोग किया जाता है आयरन लॉस को ज्ञात करने के लिए। बात करें लघु परीक्षण ज्ञात करने के लिए, यानी अगर हमारा कॉपर लॉस है, कॉपर लॉस को ज्ञात करने के लिए कौन सा परीक्षण प्रयोग किया जाता है? तो लघु परीक्षण प्रयोग किया जाता है, यानी शॉर्ट सर्किट टेस्ट प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लघु परीक्षण, लघु परिपथ परीक्षण। अगला क्वेश्चन है किसी स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में चालक की गति के कारण प्रेरित ईएमएफ कहलाता है? रोटेटिंग इंड्यूस ईएमएफ, डायनेमिक, ऑपरेटिंग, स्टैटिक। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो गतिक रूप से प्रेरित ईएमएफ होता है वह कहलाता है। ठीक है, डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, जो किसी स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में चालक की गति के कारण प्रेरित ईएमएफ होता है वह डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ कहलाता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन संचरण प्रणाली में संयोजित भू प्रतिरोधकता को प्रभावित नहीं करता है? पहला सॉइल रेजिस्टिविटी, मृदा प्रतिरोधकता, दूसरा घुला हुआ नमक, तीसरा लाइटिंग अरिस्टर, चौथा मॉइस्चर। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, जो लाइटिंग अरिस्टर होता है वह प्रभावित नहीं करता है, बाकी ये तीनों प्रभावित करता है संचरण प्रणाली में भू संयोजन जो प्रतिरोधकता होता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लाइटिंग अरिस्टर। अगला क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती धारा का आरएमएस मान ज्ञात कितना होगा? तो आरएमएस बराबर होता है वी मैक्स बटे √2, या इसे आप सोल्व करते हैं तो 0.707 वी मैक्स हो जाता है या आई मैक्स हो जाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, पहला दिया है 1.414 आई मैक्स, दूसरा 0.707, तीसरा 1.11, चौथा 0.637। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, जो आरएमएस का मान होता है प्रत्यावर्ती धारा में 0.707 आई मैक्स हो जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यह वीडियो कैसा लगा हमें फीडबैक कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही हम वीडियो जो भी प्रीवियस ईयर का है लेकर आते रहते हैं, और आईटीआई का जो एक तरफ पहले हमारा इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का जो सतीश दहिया है उसका भी क्वेश्चन आंसर चल रहा है। तो आप लोग हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को फॉरवर्ड करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।